हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है स्पेस, अंतराल या स्थान। ये कला का अगला तत्व है। तो स्थान या स्पेस क्या होता है कि अंतराल चित्र का वह स्थान या वह तत्व, चित्र का वह तत्व है जिसके अभाव में संयोजन असंभव होता है। कोई भी संयोजन या चित्र बनाना असंभव होता है बिना इस तत्व के या अंतराल के। तो हम जानते हैं कि चित्रकला हमेशा द्विआयामी होता है। तो द्विआयामी भूमि चित्र का क्या होता है, अंतराल होता है। कला की भाषा में भूमि का विभक्तिकरण व व्यवस्था ही क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अंतराल क्या है कि अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र है जिस पे चित्रकार कार्य करता है, और कलाकार का कार्य क्षेत्र हमेशा द्विआयामी होता है जिसकी हमको लंबाई और चौड़ाई हमारे सामने होती है और उसी पे चित्रकार को कार्य करना होता है। तो यही कलाकार का कार्य क्षेत्र या अंतराल होता है। अब इसी अंतराल को जो है प्राचीन शिल्प शास्त्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम देख लेते हैं कि सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला ग्रंथ है अभिलाष टाट चिंतामणि। इसमें अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। स्थान निरूपण। इसके बाद अगला ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से शिल्प शास्त्रों में भी स्थान या अंतराल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन इसको कहते हैं, अभिलाष टाट चिंतामणि में इसी को स्थान निरूपण भी कहते हैं, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसी को स्थान के नाम से जाना जाता है। तो अंतराल के बारे में देख चुके हैं। अब अंतराल अच्छत भूमि देख लीजिए क्या है कि अच्छत भूमि पर, जैसे हम जानते हैं कि अच्छत भूमि जो होती है कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। तो जब कोई भूमि स्पेस या खाली भूमि होती है तो उसमें अंकन करना एक सब पहेली के समान होता है। कलाकार का जो अंतराल होता है या कार्य क्षेत्र होता है तो उसका यह भूमि क्या होता है, एक शब्द पहेली के समान होता है। तो इस पे अंकन करना कठिन कार्य होता है कि हम अंकन कहाँ से शुरू करें, भूमि का विभाजन कहाँ से शुरू करें। कि एक कलाकार का दूसरे कलाकार से अपना अलग अलग जो है नियम है। तो शैली है जिसको कहते हैं। तो कुछ कलाकार इसमें अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो है भूमि का विभाजन करते हैं। कुछ लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से विभाजन करते हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से विभाजन करते हैं, जिसके भी विभिन्न वो है। तो अच्छत भूमि पर कार्य करना जिसे कहा गया शब्द पहेली के समान कठिन है, क्योंकि एक भी बिंदु इस पर रखते ही, हम जानते हैं पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, एक भी बिंदु रखते ही इसमें क्रिया प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जो है हमारे संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं तथा भूमि कुछ भागों में विभाजित हो जाती है। तो क्रिया प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है या इसके और हमारे बीच
संघर्ष प्रारंभ हो जाता है या दर्शक के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो तभी जैसे ही हम इस पे एक बिंदु रखते हैं उसी समय हमारा कार्य क्षेत्र या कलाकार का कार्य क्षेत्र भूमि का विभाजन हो जाता है, या अर्थात या भाग जो है कुछ भागों में विभाजित हो जाता है। तो हो सकता है कि कलाकार एक बिंदु यहाँ रखा है, उसके दिमाग में कुछ हो कि सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बनाए, या जो हमारा मुख्य विषय वस्तु है उसको हम सबसे पहले इंगित करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में जो भी विभाजन होता है वो एक रेखा या बिंदु के माध्यम से सर्वप्रथम जो अंकन करता है वहीं से भूमि का विभाजन या स्थान का विभाजन हो जाता है, इसी को स्थान कहते हैं। अब इस प्रकार रूप तथा अंतराल में एक संबंध स्थापित हो जाता है। अब इस रूप अंतराल में और इस रूप में क्या हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया, और जिसका संबंध चित्रकार की अनुभूति से होता है। मतलब जो कोई भी चित्रकार है उसका जो अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर इस पे अंकन करना चाहेगा कि वह किस प्रकार से जो है इस पे सक्रिय और सहायक रूपों का अंकन करेगा। यदि हम देखिए वैसे भी किसी चित्र या फिगर को या पेंटिंग को देखते हैं तो उसमें चित्रकार चित्र की रूपरेखा सबसे पहले तैयार करता है कि हमको कहाँ पे क्या अंकित करना है। कि मान लीजिए कोई प्राकृतिक दृश्य बनाना है तो हमको सबसे पहले भूमि का विभाजन कर लेते हैं कि हमको नीचे कोई प्राकृतिक दृश्य बनाना है, नदी पानी, या ऊपर आकाशीय भाग बनाना है तो कितने भाग में हम आकाश वाले भाग को दिखाएंगे, या ऊपर वाले भाग को कितने भाग में हम नीचे वाला जो है भू या धरती वाले क्षेत्र को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ रेखाओं के माध्यम से भूमि का विभाजन हो जाता है और वह अपने चित्र को पूर्ण कर लेता है। तो प्राथमिक विभाजन नहीं होता है कि वह सबसे पहले इंगित कर देता है इसी को। अब देख लीजिए चित्र भूमि का विभाजन। चित्र भूमि पर रेखा अंकित करते ही वह अभी बताएं कि रेखा अंकित करते ही वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे हम इस पे रेखा कोई अंकित करते हैं तो क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। अब हम इस कोई भी कलाकार है कि इसमें क्या अंकित करना चाहता है और इसमें क्या अंकित करना चाहता है, वो इसकी इच्छा व उसकी शैली पे निर्भर करता है। तो इसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सम विभक्ति फॉर्मल डिवीजन। अंतराल को दो भागों में बांटा गया है, सम विभक्ति को कहते हैं फॉर्मल डिवीजन। पहला है सम विभक्ति या फॉर्मल डिवीजन। तो सम विभक्ति में क्या होता है कि रेखाओं की सहायता से चित्र भूमि को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ऊपर नीचे का दाएं और बाएं का पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। माइकल एंजेलो और रूबेंस ने इसी सम विभक्ति का जो है प्रयोग अपने चित्रों में इन्होंने किया है। अब सम विभक्ति का प्रयोग करने से क्या होता है कि क्या दिखाई देता है इसमें, समान विभक्ति संतुलन, एकता, शक्ति, समता आदि के भाव जो है सम विभक्ति से प्रदर्शित होते हैं। और सम विभक्ति के कुछ फिगर देख लेते हैं, उदाहरण। इस प्रकार से देखिए ये सम विभक्ति का एक उदाहरण है जिसको हम विभाजित करने के बाद देखते हैं कि हमारा विभाग इसको डिवाइड करने पर दाया बाया पक्ष या ऊपर नीचे का पक्ष चारों तरफ से अगर देखा जाए तो वह विभक्ति बराबर है। तो इसी को कहते हैं सम विभक्ति। इस प्रकार से अंकन करना सम विभक्ति के अंतर्गत आता है। दूसरी हेडिंग है असम विभक्ति।
नॉर्मल डिवीजन। असम विभक्ति में क्या होता है, इसमें इस विभाजन में जैसा उधर वैसा उधर की परिपाटी नहीं होता। इसमें जैसे हम देख चुके हैं कि विभाजन करने पे जो है क्या होता है कि दायां और बायां, ऊपर और नीचे चारों पक्ष जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें विभाजन करने पे इधर उधर वाली परिपाटी या दाया बाया ऊपर नीचे वाली परिपाटी जो है कि बराबर हो, या ऐसा इसमें नहीं है, या जैसा इधर वैसा उधर की परिपाटी इसमें नहीं होता है जो है, बल्कि यहाँ कलाकार स्वतंत्र होता है और वह किसी भी प्रकार का असम विभक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र में करके चित्र का जो है अंकन करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें मौलिकता और सृजन का पक्ष जो है सबसे प्रबल होता है। और इस विभाजन से जो प्रभाव होता है, उत्तेजना का प्रभाव, प्रगति का प्रभाव, सृजनशीलता, सृजन करने की क्षमता का विकास होता है, क्रियाशीलता का विकास, लोग क्रियाशील होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास करते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मतलब इसमें जो है स्वतंत्र होता है कलाकार, उसका जो है क्षेत्र खुला हुआ होता है और किसी नियम में बंधा हुआ वो नहीं होता है। तो ये सब भाव जो है इसमें जो है प्रदर्शित हो जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं इसको। जैसे दो तीन उदाहरण के माध्यम से, जैसे इस प्रकार से जो विभाजन होता है, तो इसमें क्या कहते हैं, इस विभाजन में क्या है, सृजनात्मकता है, मतलब सृजन करने की क्षमता का विकास होता है। क्योंकि जहाँ समस्या होता है वहीं जो है सृजन होता है। जो पहले से ही विभाजित होता है, सम होता है, तो उसमें सृजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि पहले ही सब संतुलित होता है। लेकिन इसमें जो है क्या है, असम विभाजन है। असम विभाजन होने के कारण इसमें सृजनशीलता या सृजनशीलता सबसे ज्यादा होता है, या समस्यात्मक होने के नाते इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है कोई भी चीज अंकित करने का जो है कोई भी कलाकार स्वतंत्र होता है। थैंक यू क्लास।